तो उनका है इनकम टैक्स साइड के ऊपर कि आप पर्सनल इनकम टैक्स, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ एक ही स्टैट्यूट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, पूरी दुनिया में बाय एंड लार्ज जितनी फर्स्ट वर्ड है पर्सनल इनकम टैक्स इज टेकन सेपरेटली एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज टेकन टू बी ए सेपरेट टैक्स, सेपरेट टैक्स। तो ये कि पर्सनल इनकम टैक्स को आप रिफॉर्म करो और ग्रेजुअली क्या करो, इनकम स्लैब जो आपने बनाई हुई है इनको कम कर दो और मेक इट मोर प्रोग्रेसिव और टैक्स रेट इसमें इन्हांस कर दो। उसमें उनका ये है कि टैक्स रेट को बढ़ाएं, कम नहीं करें। आपके टैक्स रेट कम है, इवन मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ एग्जेम्पशन की उनके ख्याल में जब कंपैरिजन करें पूरी दुनिया में तो अब तो हमने 6 से 12 कर दिया, लेकिन आज फील्ड्स के हमारा 6 लाख या 4 लाख भी डॉलर ट्रबलिंग एंड कंपेयर्ड इन द रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द हायर साइड। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में उनकी स्टैंडर्ड एडवाइस ये है कि इसको नीचे लेके आ जाओ और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को ग्रेजुअली आप 20% पे लेके आओ। हमारी मजबूरी है, हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में बैंकिंग कंपनीज को 43% पे भी लेके जा रहे हैं, पर इनकम टैक्स साइड पे ये था। सेल्स टैक्स साइड में उनके 2-3 प्रपोजल्स हैं। एक ये कि अक्रॉस द बोर्ड दैट हो देयर शुड बी नो फिक्स्ड टैक्स, नो स्पेशल regime, नो ड्यू टैक्सेस, इस सब को स्टैंडर्ड वैट बोर्ड में लेके आ जाए। और सर्विसेज का उनके सामने है, वर्ल्ड बैंक के सामने और IMF के, और सर्विसेज और गुड्स के टैक्स की हार्मोनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है। 5, 6, 10 करने को हमें फाइट करना पड़ती है, एक ही पर्सन को 4 सूबों में डिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसकी बजाय आप सिंगल पोर्टल हो, सिंगल सेल टैक्स रिटर्न हो और मैनेज बेशक वो सूबा अपना हिस्सा करे, फेडरेशन गुड्स को करे, लेकिन इस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट की जाए और ये सबका एक ही थ्रेशोल्ड होना चाहिए मिनिमम फॉर रजिस्ट्रेशन, और टैक्स रेट भी सिमिलर होना चाहिए और सेल टैक्स सर्विसेज मल्टीपल रेट्स नहीं होने चाहिए। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे पास। अच्छा, अब ये जो सारा पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में FTR इस पॉलिसी को फॉलो करता है और करना चाहता है। होता क्या है, हम इस इनिशिएटिव में एक प्रपोजल बनाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, तो अल्टीमेटली माय प्रपोजल्स एंड अप इन टेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ माय प्रपोजल्स। वो इम्पैक्ट फोरकास्ट करता है कि मेरा अगले साल का रेवेन्यू टोटल कितना होगा। अब उसमें मैनेज करने हैं, फिस्कल मैनेजमेंट उसके पास है। अगर मैं कहूँ कि ये रिफॉर्म मैं लेके आ रहा हूँ और इस रिफॉर्म में से मेरे लॉसेस हो जाएंगे और पिछले साल 5,829 अरब था और ये रिफॉर्म्स हैं और मैं अगले साल आपको 5,500 दूंगा, तो सारा ले आउट हो जाएगा। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। Last year, for example, let me give you one very good example, minimum taxation. मिनिमम टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्टर्स में हमने उनको सेक्टर वाइज रिड्यूस किया। जनरल टैक्स रेट 1.25% कर दिया, उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट आ रहा था -30 बिलियन रुपीस। ठीक है, इससे आगे हम जा नहीं सकते थे। एंड द टर्म यूज्ड देयर इज कि लुक जेंटलमैन मिस्टर टैक्स पॉलिसी मेंबर, all your reforms are going to cost us something and tell us the figure what it cost to us। और आपकी रिफॉर्म और लीव मैयर्स में जितना रेवेन्यू जाएगा वो इतना ज़्यादा ना हो जाए जो मेरी फिस्कल मैनेजमेंट को रूट शॉक दे दे। वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप रूट शॉक देंगे तो मैंने अगले साल मैनेज कैसे करना है। तो मेरा चैलेंज हर वक्त ये होता है, मेरे सामने एक आइडियल प्रिंसिपल टैक्सेशन है, मैं आइडियल को फॉलो करना चाह रहा हूँ, मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ। साथ ही मेरी दूसरी एक्सट्रीम पे कंपल्शन है, मुझे रेवेन्यू देना है, रेवेन्यू कितना देना है, कहाँ पे देना है। अब वो रेवेन्यू फोरकास्ट को भी मुझे कहीं से रीच करना है। जब मैं दोनों को जो कि कंट्राडिक्टरी सॉर्ट ऑफ समटाइम्स आइडियल्स बन जाते हैं या कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स और कंपल्शंस बनती हैं, तो एंड में जाके वही जवाब आता है जो हर साल FTR आपको फाइनेंस बिल देता है। इसीलिए उस फाइनेंस बिल में कुछ कंफ्यूजन, कुछ चीजें नजर आती हैं। इसमें क्या हुआ, लास्ट ईयर ये हुआ था, अब वापस हो गए, अब क्यों वापस हो गए, अब ये रिलीव किया, अगले साल ये क्या हुआ।
So currently, just appreciate the difficulty and the challenge that we are faces while formulating this budget and while giving proposals to the parliament in the shape of finance bill. ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहा है। इसी पर्सपेक्टिव में आप इस साल देखते हैं कि जो मिनिमम टैक्स है 113 का 113 के मिनिमम टैक्स में हमने उसको तो लास्ट ईयर एग्रीड था कि ग्रेजुअली हमने 3-4 साल में खत्म कर देने। आज खत्म करने की बजाय मैंने इस साल अमेंडमेंट्स क्या की हैं, कैरी फॉरवर्ड मैं करने की इजाजत नहीं दूंगा। जितना मैंने टैक्स रेट नीचे कर दिया है भाई कर दिया, मैं मजीद नहीं करना। ये क्या चीजें हैं, कहाँ से कंपल्सन आ रही है? इसी बात से कि मैं 7,004 से मोर देन 7 बिलियन पे कैसे पहुंचूंगा। तो ये इस तरह की इश्यूज जितने हैं वो मुझे वहां पे फेस करने पड़ते हैं। 8(1) की जब बात होती है तो उसमें अच्छा, तो रखल ये तो नहीं चल रहा, स्पीकर काम कर रहे हैं इसका नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो वो उसमें हमारा बिल्कुल कंसिडर्ड व्यू था कि इसको खत्म होना चाहिए। ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है। आज मैं उससे कहता हूँ 90% ऑफ द आउटपुट्स का आपको मैंने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट देनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड करो। और मैं कहता हूँ साल के बाद ऑडिट करवाओगे तो रिफंड ले लो। तो अल्टीमेटली टाइमिंग डिफरेंस के अलावा तो कोई चीज़ थी नहीं है इसमें। तो हमने कहा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का लास्ट ईयर, लेकिन इस दफा फिर से दोबारा रिकन्सिडर किया गया और हमें उसको वापस लेना पड़ा। हो सकता है इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करूँगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन की क्या मजबूरी है देख पार्टी में वो तो बेहतर कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। डॉक्यूमेंटेशन की आसन जुल्फ़िकार साहब ने बात की कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं, वन स्टेप वी मूव फॉरवर्ड एंड समटाइम्स वी मूव बैक। उसमें भी रीजन होते हैं। और इस मौजूदा जो आपके पास बिल आया है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम हर स्टेप से वापस आ गए। इसमें CNIC का कंडीशन वापस ले लिया। आई थिंक देयर वर रीजन फॉर दैट। CNIC मानने में एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी बिजनेस के लिए। हुआ क्या है, CNIC जिन लोगों ने मुझे दिया उन सब लोगों ने या तो गलत CNIC लेके कॉपी दे दी और गलत नंबर दे दिए। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वेरीफाई करने का कोई इख्तियार नहीं था। या तो नादरा का टैग दो हम सबको, आप कहते हो कि आपने CNIC गलत दिया है, फेक ले लिया है, और मेरे ऊपर आप कह रहे हो कि आपने फोर्ज किया है डॉक्यूमेंट और मेरे ऊपर फॉर्जरी का सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट की प्रोसीडिंग का थ्रेट है। और मेरे पास मुझे क्या पता। अब ये बात अगर देखा जाए उससे जानबूझ के भी किया हो तो एक्सक्यूज उसका वैलिड है कि मेरे पास तो कोई नादरा का कोई ऐसा चीज़ मौजूद नहीं है, मैं बायोमेट्रिक उससे करवाऊँ या मेरे पास कोई ऐसी मशीन दे दो, हर बंदे को दे दो जिधर से जाके मैं नादरा का कार्ड वेरीफाई कर सकूँ। अब इस टाइप की चीज़ों पे काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी। फिर कुछ ट्रेड हाउसेस ने ये किया कि लोगों के कार्ड जमा करने शुरू कर दिए। और वेरी इंटरेस्टिंगली हज के लिए जो एप्लीकेशन आई हुई थी somebody approached the Ministry of Religious Affairs, वहाँ से उन्हें उनके फॉर्म के साथ ले लिए कार्ड और उनके कार्ड यूज करना शुरू कर दिए। तो अब आप देखेंगे कि मेरी मजबूरी क्या थी, मैंने CNIC क्यों वापस ले लिया। फिर हमने इसको ये भी समझा कि यार जब कोई रजिस्टर्ड को सेल करता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उसके लिए तो मैं पहले ही मेरे पास एडिक्वेट रजीम है। 73 में मैं कहता हूँ कि रजिस्टर्ड को सेल होगी तो प्रोरेटा बेसिस पे जितना भी इनपुट टैक्स है डिसअलाउ कर दूंगा, तो उसके लिए चीज़ें ऑलरेडी फर्दर टैक्स भी है, बाकी सब कुछ उसको मैं कर लूँगा। तो जो अब जो ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर है उससे इस स्टेज पे इसको इन्फोर्स करने के इतने चैलेंजेस हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो इस स्टेज के ऊपर इसको हम विचार करते हैं एंड वी विल बी कंसीडरिंग एंड लुकिंग इनटू सम अदर रिव्यूज के उनको किस तरह से और कैसे पकड़ा जाए। प्राइस पॉलिसी वगैरह हम इनकरेज कर रहे हैं। अभी भी इंसेंटिव की बड़ी बात हो रही थी, इंसेंटिवाइज करें और इंसेंटिव से ही टैक्स नेट को बढ़ाएं, इंसेंटिव से ही कंप्लायंस बढ़ाएं। भाई ने इंसेंटिव के ऊपर बहुत सारा फोकस दिया एंड आई एग्री टू दिस। वैसे इस पर्सपेक्टिव में मैं एक जापानीज टैक्स ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर की एक छोटी सी बात है, उनका जवाब है, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ।
ये जो टैक्स कंप्लायंस है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, एनफोर्समेंट इज वन ऑफ दोज, टैक्स इंसेंटिव, ईज ऑफ कंप्लायंस और बाकी बहुत सारी सिस्टम्स, सर्टेनिटी, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं फैक्टर इनटू। लेकिन उससे पूछा गया कि यार यू गाइस टेल अस दिस जापानीज टैक्स पीपल आस्क you are one of the countries who have highest level of tax compliance, can you please guide us, how do you ensure this? और उसने डॉक्टर साहब जो जवाब दिया उसका जवाब ये था कि इट्स वेरी सिंपल, वी कैरी ए बिग स्टिक एंड दे कंप्लाई वॉलंटरली। तो ये एक आसान बात नहीं है कहना कि सिर्फ इंसेंटिव से शायद कंप्लायंस हो जाएगा। यस, one of the ways for promoting compliance, point calculation and appreciated also. इसमें हमारा एक बात की गई कि जी ये बड़ा हार्श किस्म का एक स्टेप लिया गया है कि अगर कोई बंदा नॉन कंप्लायंट है तो डिसकंटिन्यू कर देंगे, जिसने रजिस्टर्ड होना है या केवल पे। तो पहले भी हमने दिया बिजली का और गैस का कनेक्शन और लाइटली हिंट भी किया आसिम साहब ने कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी शायद चैलेंज हो जाए, क्योंकि उनके ख्याल में ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो फंडामेंटल राइट है शायद उसकी मिलिटेट करता है। ये भी मे नॉट भी, क्योंकि इसको देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कंप्लायंस जिस तरह की है, काफ़ी सारी हार्ड स्टेप लेने के बावजूद भी लोग कंप्लाई नहीं करते। जब मैं 100% भी विथहोल्डिंग टैक्स का रेट बढ़ा देता हूँ नॉन फाइलर के लिए, तो लोग नॉन फाइलर फिर भी रहना प्रेफर करते हैं, उनको कोई बेनिफिट नजर आ रहा होता है। मतलब 100% बड़ी कास्ट होती है, वो देने को बंदे तैयार हैं और कहते हैं कि नहीं टैक्स नहीं आना, अब उसको भी हमें बढ़ाना पड़ा मजीद। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं पीरियड टू आवर सर्कमस्टांसेस जिधर हमें करना पड़ रही हैं, मे बी दिस इज हार्श टैक्स, लेकिन अल्टीमेटली इफ इट वर्क्स तो जो आपका एक यहाँ पे बारहा डिजायर का भी इजहार किया गया कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही ओवरबर्डन करते जाओगे, राइटली सो, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस ऑब्जेक्शन। तो ये वो स्टेप में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर हैं, वो ये उसमें अगर आ जाते हैं तो शायद ये आपकी उस डिज़ायर के एंड मुताबिक भी हो, और आई थिंक कि आपको सब उसको सपोर्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल्स की बात हुई, एलपीडी सिगरेट्स के ऊपर हमने थोड़ा एनहांस किया, सही है। आसिफ जुल्फ़िकार साहब का ख्याल था कि हमारा एलपीडी का रेट पूरी दुनिया से कम जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम हैं अराउंड 62-63% पे, एवरेज एलपीडी रेट सिगरेट कैन बी वर्ल्ड इज 75%। अब हम उसको देख रहे हैं, लेकिन एक बात जो सही पॉइंट आउट की गई कि 40% सिगरेट छोटा सिगरेट मैन्युफैक्चरर है जो बिल्कुल नेट से बाहर है, वो देता ही नहीं है टैक्स। तो दैट इज अ चैलेंज जिसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस हमारा आ रहा है, उसी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो इश्यूज इसमें इसके अलावा रेज किए गए हैं, पता नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी दो टैक्सेशन आई हैं उस पर बात नहीं हुई। मुझे लगता है कोई हैप्पी एक्सेप्ट हो गया है। एक तो हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने टैक्स किया, उसको डीम रेंटल इनकम समझ के, मे भी उसके फॉरन अगेंस्ट आर्गूमेंट्स पॉसिबल होंगे, और डॉक्टर साहब उसके लिए तो काफ़ी सारी तैयारी हो चुकी होगी। एनी हो आई थिंक कि अगर ये फाइनेंस एक्ट आता है तो उसके बाद ये मेरी दैट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिबेट एंड इट मे बी टेकन इनटू लिटिगेशन एज वेल। तो फॉरन अगेंस्ट उसके बड़े पॉसिबल बड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सीबीडी आप जो है बाहर के एसेट्स पे लगा रहे हैं, वो जरा बता दें। अच्छा, सीबीडी जो है पाकिस्तान के एरिया में टैक्स मूव करेगा ना, उसमें दो इश्यूज हैं, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जब भी हमारे बिल जाता है तो ये लॉ डिवीजन अल्टीमेटली उसको हेड करता है। तो लॉ डिवीजन इज सपोज्ड टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल वायरीज एंड ऑल द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द लेजिस्लेशन। दिस इज समथिंग इनोवेटिव। सिटीजन्स का अब एक लॉ में एनफोर्समेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी। कोई भी स्टेट जो लॉ बनाएगी वो अपनी टेरिटरी के ऊपर को एनफोर्स कर सकती है,
लेकिन वो कोई ऐसा कानून बना दे जो उसकी टेरिटरी से बाहर जाकर उसे लागू हो सकना है या होना है, तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब वो किस तरह का शेप लेगा इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि फाइनेंस में आने के बाद अनामली कमेटी बनती हैं, तो अनामली कमेटी में ये मसला दोबारा से टेकअप होगा, और जब सेनेट में भी जाएगा कि फाइनेंस कमेटी के पास, तो उस डिबेट के बाद हो सकता है इसकी कोई शेप डिफरेंट हो। इसके अलावा इसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है जिसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि जो एमएनएसटीज हमारी आई थी 1918 में, उन एमएनएसटीज में हमने उनको गारंटी दी थी कि आप डिक्लेयर करोगे फॉरेन एसेट, और हम इनके इस टैक्स के अलावा जो एमएनएसटी में ले रहे हैं और कोई टैक्स नहीं देंगे। तो एक सॉवरेन प्रॉमिस भी उनके पास है। ऐसे लोगों का जो एमएनएसटी ले चुके हैं, तो मे भी इसके ऊपर अभी फर्दर डिबेट हो। तो ये खूबसूरती डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ये भी होती है कि बिल आया, आप डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर देख रहे हैं, प्रपोजल जाएंगी, पार्लियामेंट में जाएगा, कमेटीज देखेंगी, और हो सकता है इट में टेक सम अदर शेप अल्टीमेटली। और इसमें भी है बिल, और ये आज के सेशन का सबसे बड़ा वैल्यू है ही ये कि हम ये सारी चीज़ें जितनी है पॉइंट आउट करें, और जिस तरह से बाकी डेमोक्रेसी में होता है, यही दिन होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करवाने का और लॉबी करने का, ताकि अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उसको पार्लियामेंट देखे, और पार्लियामेंट देखने के बाद उसको अमेंड करें। हर साल ऐसे होता है, बेशुमार अमेंडमेंट जो है उसको चेंज किया जाता है। बाकी ज्वेलरीज का और छोटी छोटी चीज़ें जितनी हैं हमें करना पड़ी, ज़्यादा रेवेन्यूज़ की ज़रूरत थी। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटल वाला भी ले लिया, जो सीवीजी का हम ले लिया इमूवेबल एसेट्स के ऊपर और फॉरेन इमूवेबल एसेट्स के ऊपर। देन द न्यूज इनिशिएटिव जो हमारा आया कि 300 बिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी रिटेशन टैक्स हम ले गए। तो इस तरह से हम इसकी चीज़ें जितनी है वो इम्पैक्ट करना पड़ी हैं। अगेन गोइंग टू दिस कि जी जब इजी वेज हमें देखते भी होते हैं कि क्या चीज़ है जो डूएबल है, मेरा जो एस्टिमेट है रेवेन्यू का वो अचीवेबल भी होगा या नहीं होगा। अगर मैं यही कह दूँ कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट लेयर्स को ठीक कर लूँगा और एफडीआर के अंदर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ जाऊँगा और बहुत अच्छे ऑडिट कर लूँगा और उससे मैं टैक्स कलेक्ट करके तो 5 करोड़ ले लूँगा। वो ऑब्वियसली उनका ही नहीं होता, और उसके लिए इतना बड़ा स्पेस क्रिएट करना चाहिए नहीं होता। तो इस टाइप की जी बेनिफिशियल ओनरशिप देखें, ये पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट यूके में बड़ा सिग्निफिकेंटली देयर कारपेट लॉ का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे अगर आप कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाएं तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, शेयर होल्डर कौन होगा, मैनेजमेंट कौन होगी, डायरेक्टर कौन होगा, और साथ में फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है पीपल और पर्सन्स हैविंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, मैं इनको भी दोबारा लिखना चाह रहा हूँ कि ये कारपेट लॉ में दुनिया में मौजूद है कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल किसका है। हो सकता है कंपनी बनी हो, कंपनी में एक वाइफ हो, कुछ रिश्तेदार हो, सब कुछ, पीछे जो चला रहा है कुछ और बंदा हो। तो इस तरह का हम अल्टीमेटली देखना चाह रहे हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर अल्टीमेटली कौन होगा, वो इज द अल्टीमेटली कंट्रोलिंग दिस एंटिटी। ये कंट्रोलिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट जानने में और देखने में पाकिस्तान में बेनामी भी है, बाकी भी है, देखते हैं किस तरह से आता है और हाउ इज अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेड, दैट इज गोइंग टू बी सी। I hope I may be overshooting the time allocated to me. I still have time? Yes. Okay. Broadening of tax base भी एक जिक्र हुआ है, one of the speakers said कि broadening of tax base पे हमारा फोकस ज़्यादा नहीं है। मैं इसके लिए थोड़ा सा मानता हूँ, लेट मी कन्फेस फर्स्ट के एनफोर्समेंट लेवल के ऊपर भी चीज़ें उतना नहीं है, लेकिन पॉलिसी इनिशिएटिव जितने हम लेते हैं वो अच्छे खासे हर साल हमें कोई ना कोई लेने पड़ते हैं। और अब भी अगर आप देख लें कि जो नॉन फाइलर के ऊपर इतना ह्यूज हमने टैक्स रेट्स कर दिए हैं, तो आई हैव रीजन टू बिलीव कि इसकी वजह से ऑटो फाइलिंग बढ़ेगी और बहुत सारे लोग अब फाइलर करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो कोई ना कोई हम स्टेप पॉलिसी लेवल के ऊपर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए भी
ले रहे होते हैं, और इस बजट में भी ये एक बड़ी अच्छी प्रपोजल हमारे पास मौजूद है। जी सर, टैक्स नेट में जो नहीं आते वो लोग होते हैं जिनका ऑस्टेंसिबल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। छोटा शॉपकीपर हो सकता है, छोटी जगह से बहुत टर्नओवर हो, सब कुछ हो, वो बिजनेस इतना ऑस्टेंसिबल है, नजर नहीं आता, जाहिर तौर पे उसको लेके आना मसला होता है। अब मैंने देखा एम्प्लॉइज की बात है, सैलरी टैक्सेबल भी होती है बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन उसको यूबीआई में नहीं दिखा रही, और अपने प्रोविंशियल सोशल सिक्योरिटी वालों को नहीं दिखा रही, तो वो एम्प्लॉइज भी वहाँ पे हम देख लेते हैं, वो हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साइलेंट इन्वेस्टर हैं प्रॉपर्टी में, और उधर बैठे हुए हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं, और वो वाली इनकम टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रही होती। तो बाय एंड लार्ज ऐसे लोग जिनका नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का होता है कि जो आसानी से छुपाया जा सके, they will tend to stay out of the that type of income of people will stay out of the act, तो उनको otherwise लेके आना मुश्किल एक चीज हो जाती है। सर 111 इससे है सर, एक मिनट। मैं सिर्फ वो रिकैपिचुलेट सर यूटिलिटीज में वाटर वाला कनेक्शन को नहीं शामिल किया गया, इलेक्ट्रिसिटी और स्वी गैस वालों को नॉन फायरर 111B में किया है, तो वाटर जिनके वो कनेक्शन है वो शामिल नहीं किया है, ये गलती से रह गया ये, इससे रेलिवेंट, सॉरी टू अब्बास साहब, इसलिए हाँ पीछे कर रहे हैं वो सही है। ये बिल्कुल सही डॉक्टर इकराम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका जो पॉइंटेशन है ये मेरे पास नोटेड है, और इसके लिए स्पेशल प्रपोजल आई विल बी सेंडिंग 116 million broadband users data available to TGA, and we need to catch hold of these people। बिल्कुल सही कहा है आपने, और that point is well taken and registered। अच्छा, शॉपकीपर्स के लिए, छोटे लोगों के लिए एक बात है कि इंसेंटिव नहीं है। सर ने काइंडली आज शायद इट वाज योर ऑब्जर्वेशन और योर ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट। इसमें मैं लास्ट ईयर आई वाज मेंबर पॉलिसी, और हमने बहुत अच्छा एक पैकेज दिया है एसएमईज को, उनकी टैक्सेशन का भी दिया, और उनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में क्रेडिट में उनको लोन रेट देने की बात की, उसको प्लीज देख लीजिएगा। उसमें हमने बड़ा सिंप्लीफाइड regime उनके लिए रखा, उसकी डेफिनेशन को भी क्लियर किया। तो मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज हैव ऑलरेडी बीन इंसेंटिवाइज्ड, और अपने क्लाइंट्स को और उनको ज़रूर उसके बारे में आगाह करें और उसका फ़ायदा उठाएं। और मैन्युफैक्चरिंग में जो भी बंदा है उसके लिए तो हमने बहुत ही लाइट कर दिया है, टैक्स रेट उसका नेट इनकम पे कम कर दिया, और फिर साथ में हमने कहा कि अगर उसने अपनी टर्नओवर का टैक्स देना चाह रहा है वो आप कर ले, तो टर्नओवर का बहुत ही कम 5 to 5% एंड 5% टर्नओवर, और 7.5% और शायद 10%, ये बहुत ही कम टैक्स हमने इनकम रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ इनकम। तो जो हम दे चुके थे, तो काइंडली अगर ये कहीं है तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड प्लीज। अब बाकी मैं समझता हूँ कि अब हमें क्वेश्चन आंसर में इन चीज़ों को ले लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। Thank you very much. I am very grateful to all the teachers and the audience केड़ा पैकेजेस और जो एसएमईज है उनमें ये क्या चीज़ संभाल समीडा च रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है 5 मिनट का। हमारे पास एजाज सैयद साहब भी हैं, ये भी टैक्स के अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई क्वेश्चन ऐसा है तो ये भी आंसर करें। ये भी माशाल्लाह होनहार शागिर्द हैं डॉक्टर साहब के। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन है कि ये अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज करें, तो ये भी करते